नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से मात्र 600 मीटर दूर हुए आतंकी हमले के बारे में आज आपको बताएंगे सबसे पहले, जिसमें एक हमलावर ने नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिस शख्स ने हमला किया उसे अफगानिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सभी अफगानियों की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने इस घटना को लेकर पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि हमला पाकिस्तान की आईएसआई ने कराया है। ताज्जुब की बात भी नहीं है, ये कह रहा है अफगानिस्तान कि हमला पाकिस्तान के आईएसआई ने कराया है ताकि अफगानिस्तान को बदनाम किया जा सके और अमेरिका अफगानिस्तान पर कार्रवाई करे। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका में आतंकी हमला करा दिया। इसके बाद आपको एक रैपिडो राइडर की कहानी बताएंगे। खाते में 331 करोड़ रुपए जमा हुए और इन पैसों का इस्तेमाल उदयपुर में एक आलीशान शादी में हुआ। एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है कि इस खाते का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ और कुछ पैसों का लालच देकर अवैध लेन देन किया गया, जबकि इस राइडर का शादी वाले परिवार से कोई संबंध भी नहीं था। आज हम आपको बताएंगे कि लालच कैसे किसी को मुसीबत में डाल सकता है। इसके बाद शादाब जकाती का विश्लेषण तो करना पड़ेगा ना जी। ये वही शख्स है जो 10 रुपए वाले बिस्किट का दाम पूछकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बड़े बड़े चर्चित लोग इनके साथ रील बनाने लगे, लेकिन अब उन्होंने और ज्यादा वायरल होने के लिए ऐसी रील बनाई जिसमें वो एक छोटी बच्ची और उसकी मां को लेकर फूहड़ टिप्पणियां कर रहे थे। ये बच्ची उनकी खुद की बेटी है, लेकिन इस एक्ट में जिस तरह की मानसिकता, जिस तरह की हल्की सोच दिखाई, वो किसी भी रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए कहेंगे कि शादाब जकाती जैसे इन्फ्लुएंसर्स को अश्लीलता तो छोड़नी पड़ेगी ना जी। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर के बारे में बताऊंगी, जिसमें वो एक शादी में पहुंचे हुए हैं। इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बीजेपी कार्यालय में एक टाइपिस्ट की बेटी की शादी थी। लेकिन आज सबसे पहले हम उस आतंकवादी हमले की गुत्थी सुलझाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से सिर्फ 600 मीटर दूर एक हमलावर ने नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को एक आतंकी हमला घोषित किया। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका जैसे ताकतवर देश में व्हाइट हाउस से, यानी राष्ट्रपति के घर से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इस पूरी घटना को कई संदर्भों में अब जब देखा जा रहा है तो हमलावर व्हाइट हाउस के कितना नजदीक था यह आपको समझ में आएगा। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास जो ये फायरिंग की घटना हुई है, तो यहां पर आ जाइए। गोलीबारी वाली जगह ये है और व्हाइट हाउस देखिए 600 मीटर की दूरी। एक बार फिर से थोड़ा जूम इन करके दिखाइए। ये है वो जगह, 600 मीटर की दूरी बीच में, ये है वो जगह जहां पर ये फायरिंग गोलीबारी की घटना घटी है 17th स्ट्रीट पर। और यहां से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर वो है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, व्हाइट हाउस लफायत स्क्वायर पे, और यहां फर्रागुट स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 600 मीटर की सिर्फ दूरी है बीच में, और यहां तक अगर कोई शख्स पहुंचकर इस तरह से लगातार फायरिंग कर रहा है। ये आइजनहावर बिल्डिंग उधर है और इधर ट्रेजरी बिल्डिंग है। सब हमने आपको लोकेशन पर, अगर आप पूरे नक्शे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे शक्तिशाली सेना इसी अमेरिका के पास है। अमेरिका कहता है कि उसके पास पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 100, 200 या 500 नहीं, बल्कि 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स के जवानों को तैनात किया हुआ है। और नेशनल गार्ड का मतलब है कि अमेरिका की सेना के जवान हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हमलावर बहुत आसानी से हथियार के साथ पॉइंट, अगर आप देखिए कितने करीब पहुंच जाते हैं, 600 मीटर की दूरी पर व्हाइट हाउस के पास पहुंच जाता है और वहां नेशनल गार्ड के जवानों पर यह शख्स हमला कर देता है। आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें इस हमले के बाद नेशनल गार्ड के जो जवान इतना डर जाते हैं कि वो हमलावर के कपड़े फाड़ देते हैं। और इस दौरान ये देखा जाता है कि वो अपने शरीर पर बॉम्ब्स बांध कर तो नहीं आया है और वहां कोई फिदायीन हमला तो नहीं होने वाला है। देखिए
तो हमने आपको ये वीडियो दिखाया जिससे आप समझेंगे कि आखिर डर किस तरह का था, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों पर फायरिंग करने के लिए शख्स नहीं कर सकता है और इसी वजह से कपड़े तक हटाकर देखा गया कि कहीं कोई फिदायीन हमला तो नहीं है, कहीं बॉम्ब्स तो नहीं लगा रखे हैं। जिस शख्स ने हमला किया उसकी पहचान एक अफगान नागरिक के रूप में हुई है और इसका नाम है रहमानुल्लाह लखनवाल और इसकी उम्र है 29 साल। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये जो रहमानुल्लाह है, इसने एक हैंडगन से नेशनल गार्ड के जवानों पर गोलियां चलाई और वो कुछ नारे भी लगा रहा था। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। जब 9/11 हमले के बाद अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में आई, तब यह शख्स 16 साल की उम्र में ही CIA का एजेंट बन गया था। पूरी कहानी देखिए इसकी कितनी इंटरेस्टिंग है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस शख्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है इसके दिमाग में झांकने से पहले। क्योंकि जब 9/11 का ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ट्विन ट्रेड टावर्स पर जब इस तरह का हमला अमेरिका में हुआ था, उसके बाद अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में आई, क्योंकि उसामा बिन लादेन को उन दिनों ढूंढा जा रहा था और यह शख्स 16 साल की उम्र में CIA का एजेंट बन गया था। इससे साल 2011 से साल 2021 के बीच पूरे 10 साल तक तालिबान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से जंग लड़ी, तालिबान के खिलाफ। और यह अमेरिका के प्रति इतना वफादार था कि साल 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, तब अमेरिका ने खुद इस हमलावर को अपने देश में शरण दी थी और साल 2021 में ये अपने परिवार के साथ अमेरिका में तब से ही रह रहा था। आप साल 2021 की इन तस्वीरों को देखिए, जब तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने वाले हजारों लोग, अगर आपको याद होगा, कैसे उनको विमानों में भर भर कर लाया जा रहा था। ये लोग काबुल से इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर भागे थे और अमेरिका ने खुद इन लोगों को अपने देश में शरण दी थी। बाकायदा अलग अलग जगहों पर अमेरिका में बड़े बड़े कैंप्स बनाए गए थे, क्योंकि इन लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी और उनकी जान वहां पर जोखिम में थी। तालिबान के वापस आने के बाद विमानों में लटक कर अलग अलग तरीकों से चढ़ कर ये लोग भागे थे अमेरिका अपनी जान बचाने के लिए। और बाकायदा अमेरिका ने कई जगह जो सबर्बन इलाके हैं वहां पर कैंप्स बनाए थे जहां पर इन अफगानियों को रखा जा रहा था। देखिए, हमने आपको ये तस्वीरें उस वक्त की दिखाई जब वापस तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया था और ऐसे वक्त में जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की थी उनको वहां पर अमेरिका के जासूस, उनके एजेंट के तौर पर देखा जा रहा था। इतनी तादाद में अफगानी काबुल छोड़कर विमानों में भागे थे अमेरिका के लिए। सोचिए, जो लोग इस तरह से अपनी जान बचाकर अमेरिका भागे हों, वो लोग अमेरिका में ही आतंकी हमला क्यों करेंगे? हमें तो यह लगता है कि इस आतंकी हमले के पीछे कोई और कहानी है जिसमें पाकिस्तान की भी भूमिका हो सकती है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर यह भी समझाना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। इस नक्शे पर आप 3 देशों को देखिए। ये जो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो तस्वीरें हो गई जब विमान से 2021 में। इस नक्शे पर आप 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती आजकल चल रही है, समंदरा पार जो दोस्ती चल रही है, वो पाकिस्तान और अमेरिका की आप देख ही रहे हैं। मुनीर को लेकर आजकल डोनाल्ड ट्रंप का दिल कैसे मचल रहा है। और इधर अमेरिका और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अमेरिका का अफगानिस्तान से संघर्ष। अब इसको समझिए, इस नक्शे पर जिन 3 देशों को आप देख रहे हैं कि अमेरिका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, अब इनमें अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते तो इस वक्त मजबूत है। इन दोनों देशों का अफगानिस्तान से जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से इसलिए नाराज हैं क्योंकि तालिबान ने अपना जो बगराम एयरबेस है वो अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है और इसीलिए अफगानिस्तान को लेकर आजकल अमेरिका नाराज चल रहा है, क्योंकि ये जो बगराम एयरबेस लेना चाहता था अमेरिका, इस बगराम एयरबेस को, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में और इस पूरे इलाके में अमेरिका अपना एक बेस चाहता था। वो चाहता था कि बगराम एयरबेस जो है वहां पर वो अफगानिस्तान उनको दे दे। लेकिन ये जब तैयार नहीं हुए तो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान का भी तालिबान के साथ आप देख ही रहे हैं, पिछले 2 महीनों से हिंसक संघर्ष चल रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने अभी जो हमला किया उसमें लगभग 9 बच्चों के मारे जाने की खबर है। और जब ऐसा हो गया तो उसके बाद से पाकिस्तान ना हमने नहीं किया है वाला रंग अपना लगा रहा है गिरगिट का।
अब देखिए, जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त हिंसक संघर्ष चल रहा है, माना यह जा रहा है वो कभी भी एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब जब आज व्हाइट हाउस के पास आतंकवादी हमला हुआ, उसे अफगानिस्तान सीधे अमेरिका के निशाने पर आ गया है। अमेरिका ने अनिश्चित काल के लिए अफगान नागरिकों के अमेरिकी वीजा पर रोक लगा दी है और यह भी कहा है कि 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत जिन 2 लाख अफगान नागरिकों की अमेरिका में शरण दी गई थी, उन सब की जांच की जाएगी। आपने देखा कैसे एक हमले से पूरी बाजी पलट चुकी है अफगानिस्तान के लिए। अब इन सारी घटनाओं से अफगानिस्तान पर अमेरिका का दबाव बढ़ गया। इसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया, जो दुनिया की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर सकता है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का आरोप है कि जिस अफगान नागरिक ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की, वो शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है। आईएसआई ने इस हमलावर को साल 2021 में ट्रेनिंग दी थी और इसके बाद इसे इस्लामाबाद के रास्ते अमेरिका में भेजा गया था। अब अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने युद्ध को टालने के लिए व्हाइट हाउस के पास ये हमला कराया और इसके पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की ये सोच होगी कि जब हमलावर की पहचान एक अफगान नागरिक के रूप में होगी तो अमेरिका का दबाव तालिबान की सरकार पर आएगा, अफगानिस्तान पर आएगा और ऐसी स्थिति में तालिबान के लिए पाकिस्तान के साथ संघर्ष कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, यह पाकिस्तान कितने बड़े बड़े खेल खेलता है और इस बार तो लगता है कि जनरल असीम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ही बड़ा खेला कर दिया है और तालिबान की सरकार इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बता रही है। आप राष्ट्रपति ट्रंप को सुनिए, जो इस हमले को आतंकी हमला बताकर अफगानिस्तान को नर्क जैसा बदतर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका में रहने वाले हर अफगान नागरिक की अब जांच करवाएंगे। तो देखा आपने कैसे बाजी पूरी तरह से पलट गई है और अब अफगानिस्तान इस तरह के दबाव में आ रहा है। अफगानिस्तान को लेकर किस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर वो अफगानी, एलियन तक कह रहे हैं उसे, मतलब जैसे दूसरे पृथ्वी से कहीं से आया हो। कह रहे हैं जितने भी लोग यहां पर आए हैं गलत तरीके से रह रहे हैं, जो अमेरिका से प्यार नहीं करते हैं, हम एक एक की जांच करेंगे। तो ऐसे में तमाम अफगानियों की अब जांच होगी। वो इसको एक आतंकी हमला बता रहे हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद तालिबान की सरकार का कहना है कि ये सारा किया धराया पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब की मदद लेकर भी तालिबान के साथ अपने संघर्ष को खत्म नहीं कर पाया, तब वो आईएसआई के एजेंट की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और तालिबान के इन आरोपों में दम भी लगता है। जब साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी, तब पाकिस्तान ने इसका खूब जश्न मनाया था। पाकिस्तान के नेता ये कहते थे कि तालिबान के साथ उनका मुस्लिम भाईचारा है और तालिबान उनका सहयोगी बनेगा। वैसे कहते तो सहयोगी थे, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान तालिबानियों को अपना पिट्ठू बनाकर रखना चाहता था और जब तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो सारा मुस्लिम भाईचारा इनका एक झटके में खत्म हो गया। आप खुद पाकिस्तान और तालिबान के संघर्ष की इन तस्वीरों को देखिए और यह भी समझिए कि इन दोनों मुस्लिम देशों में कैसे अब जंग छिड़ी हुई है। यहां तक कि जो वर्दी है पाकिस्तान के सैनिकों की, उनको मारने के बाद तालिबान ने उनकी वर्दी भी चौराहे पर टांग दी थी। इस तरह की जंग की स्थिति इस वक्त बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्यों तालिबान के आरोप सही हो सकते हैं और क्यों आसिम मुनीर अफगानिस्तान को फंसाने के लिए अपने एजेंट से व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमला करा सकता है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब से तालिबान ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, तब से आसिम मुनीर की सेना पाकिस्तान के लोगों की नजरों में गिर गई है और पाकिस्तान का मीडिया दिन रात ये चिल्ला रहा है कि तालिबान भारत की मदद से पाकिस्तान की सेना पर यह हमला कर रहा है और भारत और तालिबान मिले हुए हैं। जरा इनको भी सुन ही लीजिए। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान में शरण देने का आरोप लगाता है और ये कहता है कि टीटीपी तालिबान की मदद से पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। ये है इनकी लड़ाई। और देखा आपने पाकिस्तान टीवी पर रोज इस तरह की बातें और भारत का खौफ कैसे बढ़ चढ़कर इन लोगों के दिलो दिमाग पर रहता है कि हर चीज का कनेक्शन इनको भारत से मिल ही जाता है। देखिए, आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान आज आतंकवाद को लेकर ही ये रोना धोना कर रहा है
और हमें हिलरी क्लिंटन की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने साल 2011 में इस्लामाबाद में कहा था कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवाद का सांप पालकर यह नहीं सोच सकता कि यह सांप हमेशा पड़ोसियों को ही काटेगा, एक दिन ये पाकिस्तान को भी डसेगा। और आज वही हो रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि दुनिया के हर बड़े देश को तभी आतंकवाद बुरा लगता है जब उनके यहां खुद अपने देश में कोई हमला हो जाए। आज बात अमेरिका की हो रही है ना, और डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहे हैं कि आतंकी हमला है, सारे अफगानियों की जांच होगी, एक एक की जांच होगी, पड़ताल होगी, जो जहां से आया है उसको भेजा जाएगा। तो देखिए, आतंकी हमलों से दहली थी जब दुनिया। वॉशिंगटन डीसी हम दिखा रहे हैं 26 नवंबर 2025। आज जब अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है, खतरा बता रहा है, तो फिर हम आपको बताते हैं यही हाल पाकिस्तान का है। संजीदा कितना है अमेरिका? इससे पहले अमेरिका दूसरे देशों में हुए आतंकी हमलों को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं था। यही हाल पाकिस्तान का है। पिछले कुछ महीनों में टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में आतंकी हमले किए, तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, जबकि वैसे पाकिस्तान पूरे साल भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने में जुटा रहता है। इसी तरह ब्राजील में 24 नवंबर को आतंकी हमला हुआ। माली देश में 17 सितंबर को अलकायदा का हमला हुआ। नाइजीरिया में भी इसी महीने 19 तारीख को, ये हम आपको दिखा रहे हैं पहलगांव जम्मू कश्मीर का। एक बार फिर से शुरू से दिखाते हैं। न्यू ऑर्लिन्स आप देखिए, 1 जनवरी को वहां पर हमला हुआ था। सबसे पहले शुरू में देखिए जब ये हमला वॉशिंगटन डीसी में 2025 में 26 नवंबर को जो आज हुआ है, और आज 2 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इससे पहले कितनी संजीदगी से आप लेते हैं। लाल किले के पास दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को 13 मौतें उसमें हुई। हम लोगों ने वो खबर आपको दिखाई। इधर देखिए क्वारा राज्य में नाइजीरिया, जहां पर 19 नवंबर 2025 को 3 मौतें ऐसे ही आतंकी हमलों से दहली दुनिया। क्वेटा पाकिस्तान, जहां पर 30 सितंबर 2025 को 10 मौतें होती हैं। सवाल है कि अपने देश में हो तब तो बड़ी समस्या, पूरे विश्व की समस्या होनी चाहिए। दूसरे देश में हो तो आंख पर पट्टी। इजराइल में 8 दिसंबर 2025 को 6 मौतें हुई थी। कितनों ने बोला उस पर? इसी के साथ 22 अप्रैल को 2025 में देखिए आप, जब 26 मौतें हुई थी पहलगांव में, जहां पर धर्म देखकर, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था, 25 लोगों को। और ये न्यू ऑर्लिन्स अमेरिका की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 1 जनवरी 2025 को 14 मौतें हुई थी। और ये तो कुछ महीनों की हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर अपने देश में हो तो गहरी चिंता लोग जताते हैं। आतंकवाद से बड़ी कोई समस्या ही नहीं होती। आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना, यहां तक कि एक एक अफगानी की जांच की बात कर रहे हैं। इससे पहले देखिए 22 मार्च को जब 2024 में 145 मौतें हो गई थी मॉस्को में, रशिया में। अब सवाल तो यही है ना कि जब दूसरे के देश में हो तो आंख पे पट्टी, जब अपने देश में हो तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या वो बन जाती है। ये तो इनका वो स्टैंड है। बमाको माली में देखिए जब 17 सितंबर 2024 को 77 मौतें हुई थी इसी आतंकवाद की वजह से। अब सवाल तो यही है कि आप इसी महीने की 19 तारीख को बोको हराम ने एक चर्च पर हमला किया, और इन सभी हमलों के बाद इन देशों ने आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता जताई। लेकिन इससे पहले जब यही हमले भारत जैसे देशों में होते हैं तब कोई इसकी बात नहीं करता। और इसका कारण यह है कि ये दुनिया आतंकवाद को लेकर काफी बटी हुई है। ये आतंकवाद के खिलाफ खुद को एकजुट तो बताती है, लेकिन हकीकत में इसी आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांट दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। आज अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास हमला हुआ है, तो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया इसकी निंदा करे, पूरी दुनिया इसको लेकर सतर्क हो जाए, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाए, दुनिया हिल जाए कि भाई अमेरिका में व्हाइट हाउस से 600 मीटर दूर एक इस तरह की फायरिंग हुई है। लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को जब दिल्ली में लाल किले के पास पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने आतंकी हमला कराया, तब अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान से सवाल तक नहीं पूछे और इसे भारत का एक मामला मानकर इस आतंकी हमले को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन भारत की अच्छी बात यह है कि हम दुनिया में कहीं भी होने वाले आतंकी हमले का तुरंत विरोध करते हैं, और आज व्हाइट हाउस के पास हुए आतंकी हमले की भी हमने निंदा की। हालांकि मशहूर पॉलिटिकल कमेंटेटर डेविड फ्रम ने आज अमेरिका और पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत से कम टैरिफ इसलिए लगा है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों पर काफी पैसे खर्च किए हैं, उनकी जेबें भरी है। आरोप गंभीर है, सुनिए। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर भी हंगामा चल ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है बल्कि, और पीटीआई के समर्थक अडियाला जेल के उस बयान पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि इमरान जीवित है, उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सही है।
आज भी रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें और पीटीआई के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि अगर अडियाला जेल के प्रशासन ने उन्हें इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर आएगी। इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार है, सुनिए। और जिस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की मौत की खबरें उड़ रही हैं, उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने एक नया दावा किया है। सरकार का कहना है कि इमरान खान जेल में आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें 5 स्टार होटल से भी अच्छा खाना दिया जा रहा है। इमरान खान को सोने के लिए मखमली बिस्तर मिला हुआ है। उनके बैरक में टीवी भी लगा है। वो रोज जेल में जिम भी करते हैं। सुनिए, एक ऐसे रैपिडो ड्राइवर के बारे में बताते हैं जिसके बैंक खाते में 1-2 नहीं 331 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आप भी जीरो गिन रहे होंगे। इन पैसों का इस्तेमाल उदयपुर की एक डेस्टिनेशन वेडिंग में हुआ। ये पैसा कहां खर्च होता है? उदयपुर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में। ये खबर हम आपको 2 वजहों से दिखा रहे हैं। पहली वजह है आपको सावधान करना, क्योंकि एक मामूली गलती की वजह से आपका बैंक खाता भी गैर कानूनी लेन देन में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, ये खबर हमको आपको इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में अब बेईमानी का स्तर कहां तक पहुंच चुका है और लोगों को अब बेईमानी का शॉर्टकट बुरा नहीं लगता। सोचिए, एक जमाने में ईमानदारी को भारत के लोगों की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था और ये कहा जाता था कि कोई बेईमानी करे तो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि ये सारी बातें पुरानी है, बेबुनियाद हो चुकी है। सबसे पहले आप इन 2 तस्वीरों को देखिए, जिनमें एक तस्वीर नवंबर 2024 की है, जब उदयपुर के ताज होटल में, ताज अरावली रिजॉर्ट में एक डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी और इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। और दूसरी तस्वीर उस रैपिडो ड्राइवर के घर की है जिसके बैंक खातों से ये सारा पैसा इस शादी के लिए भेजा गया। अब ईडी ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि उसकी टीम सट्टेबाजी से जुड़े एक मामले की जांच कर रही थी। मामला सट्टेबाजी का था और इसी जांच में उसकी नजर एक ऐसे बैंक खाते पर पड़ी जिसमें 19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच 331 करोड़ 36 लाख रुपए जमा हुए थे। अब पुलिस ने इस बैंक खाते की जांच शुरू की तो यह पता चला कि यह बैंक खाता एक गरीब रैपिडो ड्राइवर का है, जिसकी आमदनी कितनी होगी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उसके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, लेकिन उसके खाते में न सिर्फ करोड़ों रुपए आए बल्कि इसका इस्तेमाल उदयपुर में एक जबरदस्त शादी के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन वेडिंग पर भी हुआ है। इस खुलासे से पुलिस ने उस मनी ट्रेल का पता लगाया जिसके तार एक बेटिंग ऐप से जुड़ते हैं और इस बेटिंग ऐप का नाम है 1xBet। इस ऐप के जरिए कुछ लोगों ने 331 करोड़ रुपए का गैर कानूनी लेन देन किया और इस लेन देन के लिए एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते का इस्तेमाल हुआ। और बड़ी बात यह है कि इस रैपिडो ड्राइवर को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उसके अकाउंट को म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा बैंक खाता जिसे अपराधी गैर कानूनी लेन देन के लिए उधार पर इस्तेमाल करते हैं। इस ड्राइवर का दावा है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे अपराधी मजदूर, किसान, ड्राइवर, डिलीवरी बॉय जैसे आम और गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अगर वो अपना बैंक खाता उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे तो उन्हें इसके बदले में कुछ पैसा दिया जाएगा। इस तरह कुछ लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। वो अपना बैंक खाता एक म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल होने देते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ऐसा भी होता है जिनमें बिना जानकारी के गरीब लोगों के बैंक खातों को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके जरिए करोड़ों रुपए इधर से उधर किए जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने गरीब और आम लोगों को सशक्त करने के लिए उनके बैंक खाते खुलवाए। जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ा गया। लेकिन अब बड़े बड़े अपराधी इन्हीं बैंक खातों का इस्तेमाल अपनी बेईमानी के लिए कर रहे हैं और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में कैसे अच्छी चीजों का भी दुरुपयोग शुरू हो जाता है और कुछ लोग अपनी काली कमाई के लिए गरीबों को भी नहीं छोड़ते। पहला मामला नहीं है ये, जब एक रैपिडो ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए भेजकर उन्हें दूसरे खाते में ट्रांसफर किया गया और फिर वो पैसा सीधा शादी के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी महीने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में ईडी ने 100 म्यूल अकाउंट्स पर कार्रवाई की थी जिनके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। इसी तरह गुजरात के गांधीनगर में इसी महीने 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने गरीब लोगों के बैंक खातों से 247 करोड़ रुपए का गैर कानूनी लेन देन किया और ये लिस्ट बहुत लंबी है।
हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग कुछ पैसों के लालच में अपना खाता बेईमान चोरों को देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बैंक खातों को उनकी मंजूरी के बिना आपराधिक लेन देन के लिए यूज किया जाता है। ईडी का कहना है कि अगर आप अपने बैंक खातों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग से जुड़ी कोई जानकारी किसी से शेयर मत कीजिए। दूसरा, अनजान व्यक्तियों के लिए चेक या वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर आपको आशंका है कि आपके बैंक खाते का दुरुपयोग हो सकता है, तुरंत अपने बैंक को, स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दे दीजिए ताकि सब कुछ सीज कर दिया जाए। और चौथा, ऐसे ऑफर से सावधान रहें जिनमें आपकी वित्तीय पहचान के इस्तेमाल के बदले पैसा देने का आपको लालच दिया जाता है, क्योंकि आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी को हर व्यक्ति एक बड़ी समस्या मानता है, लेकिन इसके बावजूद इसी देश में हर दिन नए इस तरीके से धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं, तो सबको अलर्ट रहना चाहिए। आपको याद होगा, हाल ही में लाल किले के पास एक फिदायीन हमला हुआ था जिसमें फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबर अपराधियों ने इस मामले को भी अपनी धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये साइबर अपराधी पुलिस अधिकारी, एनआईए के अफसर बनकर लोगों को फोन करते हैं, उनसे कहते हैं उनके बैंक खातों, सिम कार्ड, उनकी गाड़ी का इस्तेमाल दिल्ली धमाके में हुआ है। और जब ये सुनकर लोग घबरा जाते हैं तो साइबर अपराधी उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, उनका बैंक खाता खाली करके उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। यानी हमारे देश में बेईमानी के नए नए तरीकों का आविष्कार हो रहा है और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। और कई लोग एसआईआर के भी नाम पर इस तरह से धोखाधड़ी का रैकेट चला रहे हैं। तो इन मामलों पर सावधान रहिए। और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी पुलिस महकमा, कोई भी एजेंसी का महकमा डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। तो अगर इस तरह की बात आपको कोई भी कह रहा है तो उससे सावधान रहिए। अब वक्त आज की विजुअल स्टोरीज का है। अब हम आपको मुंबई के सी लिंक पर हुई कार दुर्घटना के बारे में बताएंगे, जिसमें एक कार जलकर खाक हो गई, कई लोग बाल बाल बचे। ये घटना ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई। सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौतें तेज रफ्तार की वजह से होती है, लेकिन इसके बावजूद ना तो लोग इसके खिलाफ गंभीर होते हैं, ना सड़कों का ये रक्तकाल उन्हें विचलित करता है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार होंडा कार डिवाइडर से टकरा गई और तत्काल इस कार में भयानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि इस कार के ब्रेक फेल हो गए थे। यह भी कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार होने से ड्राइवर कार पर नियंत्रण खो बैठा। कार में आग लगने के बाद लपटें काफी ऊपर तक उठी और सी लिंक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और अब आपको दिखाते हैं कि माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद ने एक ऐसी रील बनाई है जिसे पुलिस ने भड़काऊ बताते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है और उस पर इनाम घोषित है, लेकिन बेटा आज भी धमकी, गुंडागर्दी वाले वीडियो बना रहा है। देखिए, माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद पर एक भड़काऊ रील को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो में अबान अहमद अलग अलग अंदाज में नजर आ रहा है और इसके बैकग्राउंड में धमकी भरा और भड़काऊ डायलॉग चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद समाज में दहशत फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी है और वो फरार है। और अब आपको गृहमंत्री अमित शाह की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर खूब चर्चा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के काम करने की इसी स्टाइल की वजह से आज के वक्त में बीजेपी इस मकाम पर है। इस तस्वीर में गृहमंत्री अमित शाह एक शादी में पहुंचे और ये शादी है बीजेपी कार्यालय में काम करने वाले एक टाइपिस्ट की बेटी की। देखिए, इन दिनों गृहमंत्री अमित शाह की एक तस्वीर काफी चर्चाओं में है। यह तस्वीर एक शादी समारोह की है जिसमें वो नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के बाद फोटो खिंचवा रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल होने की वजह यह है कि यह विवाह बीजेपी दफ्तर में वर्षों से टाइपिस्ट का काम करने वाले रामधन की बेटी का है।
इस तस्वीर को लोग बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं, जहां एक बड़ा नेता अपने कितने ही छोटे सहयोगी, कर्मचारी या कार्यकर्ता को नहीं भूलता और अपनी तमाम जिम्मेदारियों, व्यस्तताओं में से समय निकालकर अपने सहयोगी का सम्मान रखता है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि गृह मंत्री शाह न सिर्फ इस विवाह समारोह में शामिल हुए, बल्कि परिवार के मुखिया की तरह बारातियों की अगवानी भी की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सबसे बड़ी चिंता उनका पहला वायरल वीडियो नहीं होता है, उनकी सबसे बड़ी चिंता उनका दूसरा वायरल वीडियो होता है। दरअसल उन्हें पता नहीं होता कि उनका वीडियो किस कारण से वायरल हुआ, लेकिन जब एक बार कोई वीडियो वायरल हुआ तब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगती है कि अन्य वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहे। अब वीडियो को वायरल करने के लिए ये तथाकथित क्रिएटर्स सामाजिक मर्यादाओं को भूल जाते हैं, मूर्खता की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। आपने वो रील जरूर देखी होगी जिसमें मेन कैरेक्टर कहता है 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी। 8 शब्दों की इस पंक्ति को जो लोग नहीं पहचान पाए हैं, सबसे पहले उनका ये रील देखिए। ये वायरल वीडियो मेरठ के शादाब जकाती का है। इस एक वीडियो ने शादाब भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रसिद्ध हुआ, काफी वायरल हुआ। कई सेलिब्रिटीज उसके इस डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी के कायल हुए। उन्होंने शादाब के साथ कोलैब भी किया, लेकिन इसके बाद शादाब जकाती का कोई अन्य वीडियो वायरल नहीं हो पाया। शायद इसी वजह से शादाब ने एक ऐसा वीडियो बना दिया जिसकी वजह से वो लोगों के गुस्से का शिकार हो रहा है। अपने इस वीडियो में उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र भाव, भंगिमाएं बनाई, उनके लिए अपमानजनक शब्द, संवाद का इस्तेमाल किया। उन्होंने कॉमेडी रील के नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक्टर के तौर पर एक नाबालिग बच्ची को भी शामिल कर लिया। इस रील में उन्होंने महिलाओं को भोग की वस्तु की तरह पेश किया। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में महिलाओं को लेकर निम्न स्तरीय सोच का प्रदर्शन किया गया। वायरल होने के लिए इस वीडियो में अश्लीलता परोसने की कोशिश हुई और यही नहीं, अपने इस वीडियो में नाबालिग बच्ची का भी एक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। उसी को संबोधित करते हुए उसकी मां के लिए अभद्र बातें कही। सोशल मीडिया पर एक तरफ कुछ लोग हैं जो शादाब के ग्रामीण अंदाज वाले वीडियो पसंद करते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो मानते हैं कि वीडियो को वायरल करने के चक्कर में शादाब जैसे इन्फ्लुएंसर्स नैतिकता की हदें पार करते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शादाब ने ये वीडियो हटा लिया। बताया कि इस वीडियो में उनके परिवार के ही लोग थे। एक वीडियो मैंने बनाई थी अपनी बच्ची को लेकर, वो खुद मेरी बेटी है, तो बस मैंने उस वीडियो में आने का नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बोला है कि आप एक क्यूट हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं या खूबसूरत हैं, तो आपकी माँ भी इतनी खूबसूरत होंगी। तो उस वीडियो में तो मैंने तारीफ की है, मतलब कोई बुराई वाली बात मुझे उसमें नहीं लगी थी। मैंने बहुत सोच समझ के वो वीडियो डाली, लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर जो किसी भी को भी मेरी इस वीडियो से नुकसान हुआ है या उनका दिल दुखा है या परेशानी हुई है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कॉमेडी के नाम पर अश्लील और 2 अर्थों वाले यानी द्विअर्थी संवाद वाले वीडियोस बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई क्रिएटर्स तो फैशन के नाम पर कैमरे के सामने कपड़े बदलते हैं। कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता, लेकिन वो बहुत कम कपड़ों में वीडियोस बनाते हैं, इसलिए वायरल हो जाते हैं। दुखद यही कि सरकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अभी तक नियम नहीं बना पाई है, क्योंकि हमेशा इस बात पर चर्चा होती है कि आखिर इनकी आज़ादी और अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट होगा तो वो भी गलत है। लेकिन अब ऐसे में किसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए? स्थिति है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ब्यूटी सीक्रेट बताते हैं, मेडिकल, फाइनेंस, कानून, शिक्षा, शेयर बाजार, योग, अधकचरी जानकारी ऐसे देते हैं जैसे वो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं। 1 महीने में 4 दिन ये खा लो तो वजन आधा हो जाएगा, ये दवा खा लो तो आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी, ये फल खा लो तो आपको जिंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा। जिसको जो मन में आ रहा है वो डाल रहा है। कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग गंभीरता से उसे सही इलाज मान रहे हैं। कोई डिग्री, कोई काबिलियत उनके पास है नहीं, लेकिन एकदम प्रो की तरह, एकदम डॉक्टर की तरह बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। गंभीर स्थितियों में भी अगर लोग इन लोगों के भरोसे अपना इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक एपिडेमिक है। इन लोगों को फॉलो करने वाले इनकी सलाह मानकर अपना नुकसान कर सकते हैं। चाइना ने इसमें एक मिसाल कायम की, जहां पर सोशल मीडिया कंपनीज को कहा कि मेडिकल, फाइनेंस, एजुकेशन, डाइटिशियन, कानून या शेयर बाजार, इससे जुड़े वीडियो बनाने वालों से उनकी डिग्री मांगे। अगर किसी की डिग्री उस सेक्टर से जुड़ी नहीं है जिससे जुड़ी सलाह वो देते हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप
डाइटिशियन के तौर पर बता रहे हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो आपको अपना डाइटिशियन होने का कोई डिग्री हो, पढ़ाई हो, वो प्रूफ देनी होगी। चीन का मानना है कि इस नियम से सोशल मीडिया पर गलत भ्रामक जानकारियां नहीं दी जा सकेंगी। आपने बचपन में अंडों को लेकर एक कविता सुनी होगी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखने के लिए नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह विज्ञापन बनवाया था। इसका मकसद था भारत के लोगों में अंडे खाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोटीन को लेकर। लेकिन अंडों में इस तरह की मिलावट होने लगी है कि अब इस कविता को बदल देनी चाहिए। नई कविता कुछ इस तरह से होगी कि संडे हो या मंडे सोच समझ कर खाओ अंडे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुरादाबाद में 4.5 लाख नकली देसी अंडों का भंडाफोड़ हुआ है। इनको खतरनाक केमिकल से कलर करके बेचा जा रहा था, क्योंकि आजकल ब्राउन एग्स को हेल्थ के नजरिए से बहुत हेल्दी माना जाता है। और इसी वजह से जो लोग अंडे खाते हैं उन्हें पता होगा कि सफेद अंडों और देसी अंडों में क्या फर्क होता है। बाजार में 2 तरह के अंडे मिलते हैं, व्हाइट एग, दूसरा ब्राउन एग। ब्राउन एग को सामान्य बोलचाल में देसी अंडा भी कहते हैं। सफेद अंडा आमतौर से 5 से 10 रुपए मिलता है। ब्राउन एग की कीमत आमतौर पर 15 से 20 रुपए तक होती है, यानी देसी अंडा ज्यादा कीमत में बिकता है। याद रहे, आप थक कर रुक सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं रुकता।